बच्चों, आशा करते हैं कि इसके पूर्व के पाठों को आपने पढ़ा होगा, जिसमें भाषा और मुख्य बिंदुओं पर हमने चर्चा किया था। आज हम जिन मुख्य बिंदुओं पर चर्चा करेंगे उनमें है भाषा की विशेषताएं, मौखिक और लिखित भाषा का महत्व, लिपि, भाषा परिवार और बोली। तो सबसे पहले हम चलते हैं भाषा की विशेषताओं पर। भाषा की लगभग कुल 5 विशेषताएं होती हैं। पहली ये कि भाषा बोलकर या लिखकर दोनों प्रकार से व्यक्त कर सकते हैं। इसकी दूसरी विशेषता यह है कि भाषा एक सामाजिक साधन है, जिसके द्वारा हम समाज से जुड़ते हैं, समाज के लोगों से जुड़ते हैं, पूरे देश और परिवार से जुड़ते हैं, यहाँ तक कि समस्त विश्व से जुड़ते हैं। उसका माध्यम केवल भाषा होती है। तीसरी विशेषता यह है कि शब्द और अर्थ ये दोनों रूढ़ संबंध होते हैं। इनका संबंध रूढ़ होता है। चौथी विशेषता यह है कि भाषा मानव मुख से निकली हुई अभिव्यक्ति है, जिससे हम दूसरे की बातों को समझते हैं, सुनते हैं, उस पर विचार करते हैं, या हमारी बातों को कोई दूसरा सुनता है, उस पर विचार करता है। और पांचवी विशेषता इसकी यह है कि यह ध्वनि संकेतों की एक व्यवस्था होती है। ये मुख्य 5 बिंदु हैं जो भाषा की विशेषताएं हैं। इस प्रकार से हम यह कह सकते हैं कि भाषा वह साधन है जिसके द्वारा व्यक्ति अपने मन के भावों और विचारों को लिखकर या बोलकर प्रकट करता है। उसको हम भाषा कहते हैं। अब इसके बाद हम चलते हैं मौखिक और लिखित भाषा का महत्व क्या है। वास्तव में देखा जाए तो भाषा का जो मूल रूप है वह मौखिक है, क्योंकि मानव जीवन और समाज के विकास का जो क्रम है वह मौखिक भाषा से ही प्रारंभ हुआ। लिखित भाषा तो बहुत बाद में आया। नाटक, दूरभाष पर वार्तालाप करना, रेडियो का प्रसारण, बातचीत, ये सभी मौखिक भाषा के अंतर्गत आते हैं। इसके अलावा समाचार पत्र, पत्र प्रतियोगिताएं, पत्र पत्रिकाएं, लिखित सूचनाएं, ये सभी मौखिक भाषा का नहीं बल्कि लिखित भाषा का रूप होते हैं। अब मौखिक भाषा और लिखित भाषा में अंतर क्या है ये आपको समझ में आ गया होगा। हम चलते हैं लिखित भाषा का महत्व क्या है। जैसा कि आप जानते हैं कि मौखिक भाषा को हम बहुत समय तक संग्रह करके नहीं रख सकते। उसे सुनते हैं, विचार करते हैं और संभवतः कुछ दिनों के बाद उसे विस्मृत हो जाते हैं वो। लिखित भाषा का विशेष महत्व है। इसका सबसे अधिक महत्व यह है कि हम अपने भावों को, अपने विचारों को बहुत लंबे समय तक सुरक्षित रख सकते हैं। इसके अलावा लिखित भाषा को हम लाखों करोड़ों लोगों तक पहुंचा सकते हैं, जिस पे अपने विचार हैं, अपने भाव हैं। सभी लोग पहुंचाते भी हैं, करते भी हैं। आप भी ऐसा कर सकते हैं। लिखित भाषा के माध्यम से ही हम ज्ञान के भंडार को एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी तक पहुंचाते रहते हैं।
जैसे वेद, पुराण, इतिहास, साहित्य, अन्य और भी विषय हैं जो लिखित भाषा में है, वह एक पीढ़ी से दूसरे पीढ़ी तक चलते रहते हैं और समाज में एक दूसरे को जोड़ने का कार्य करते रहते हैं। विश्व में कुल 12 भाषाएं के परिवार हैं। विश्व में कुल 12 भाषा परिवार हैं और उसमें लगभग 3000 भाषाएं बोली जाती हैं। भारत की संविधान ने 14 सितंबर 1949 को हिंदी को भारत संघ की राजभाषा के रूप में स्वीकार किया है। इसलिए 14 सितंबर को हिंदी दिवस मनाया भी जाता है। इसके बाद हम आगे बढ़ते हैं। तीसरा है बिंदु लिपि। लिपि का शाब्दिक अर्थ होता है लिखना या लीपना। लिपि भाषा के लिखित रूप का आधार होती है। लिपि भाषा के लिखित रूप का आधार होती है। भाषा के जो विभिन्न ध्वनि हैं उसके लिए लिपि चिन्ह बनाए गए हैं, लिपि चिन्ह निश्चित किए गए हैं और इन्हीं लिपि चिन्हों के ज्ञान से ही हम अपने विचारों या भावों को अस्थायी, स्थिर और दूरगामी बना सकते हैं। इस प्रकार परिभाषिक रूप से हम ये कह सकते हैं कि मौखिक ध्वनियों को लिखकर प्रकट करने के लिए निश्चित किए गए चिन्हों को लिपि कहा जाता है। जैसे मराठी, हिंदी और संस्कृत की लिपि देवनागरी है, अंग्रेजी की लिपि रोमन है, पंजाबी की गुरमुखी है और उर्दू या अरबी की लिपि फारसी है। जहां तक भारत में बोली जाने वाली भाषाओं का प्रश्न है तो भारत में विश्व की 4 भाषा परिवारों की अनेक बोलियां बोली जाती हैं। इससे पहला भारोपीय अर्थात भारत और यूरोपीय, दूसरा है द्रविड़, तीसरा है तिब्बत बर्मी और आग्नेय। ये विश्व की 4 भाषा परिवार है जो भारत में बोली जाती हैं। यही कारण है कि भारत को बहुभाषी देश कहा जाता है। हजारों वर्षों से साथ साथ रहने के कारण इन भाषाओं ने एक दूसरे को बहुत अधिक प्रभावित किया, जिसके कारण इनके ध्वनियों, शब्दों और व्याकरण व्यवस्था में पारस्परिक समानताएं विकसित हो गई। इन समानताओं को देखकर ही अनेक देशी विदेशी भाषाविद भारत को बहुभाषीय क्षेत्र कहते हैं। अनेक भाषाओं के बावजूद भारतीय संस्कृति और सभ्यता की प्रमुख विशेषता अनेकता में एकता या एकता में अनेकता को माना जाता है। अगला बिंदु है भाषा परिवार। भाषा परिवार क्या है? भाषा परिवार भाषाओं का एक ऐसा समूह है जिसका जन्म एक मूल भाषा से हुआ हो, उसे भाषा परिवार कहते हैं। समय परिवर्तन के साथ साथ एक भाषा बोलने वाली
कई जातियां विश्व के अलग अलग क्षेत्रों में या अलग अलग देशों में गई या अनेक देशों से या अनेक क्षेत्रों से आकर भारत में बस गए, जिसके कारण उनके भाषा में कहीं कम या कहीं ज्यादा परिवर्तन हुआ और इतिहास के क्रम में नई नई भाषाएं बनती चली गई। विश्व में 12 भाषा परिवार है और इनमें लगभग 3000 से अधिक भाषाएं बोली जाती हैं। भाषा परिवार के अंतर्गत ही भारत यूरोपीय भाषा परिवार आता है। संस्कृत जिस मूल भाषा से विकसित हुआ उसी से यूनानी, ईरानी आदि भाषाएं भी निकली हैं, जिनकी अंग्रेजी, उर्दू आदि अनेक वंशज भाषाएं हैं। इन सभी भाषाओं को भारत यूरोपीय भाषा कही जाती है। भारत यूरोपीय परिवार की जो भाषा भारत में बोली जाती है वह भाषा भारतीय आर्य भाषाएं कही जाती है। हिंदी तथा उत्तर की अधिकांश भाषाएं बांग्ला, गुजराती, पंजाबी, मराठी आदि अनेक आर्य परिवार की भाषाएं मानी जाती हैं, जिनका मूल स्रोत संस्कृत ही है। दक्षिण भारत में द्रविड़ एक भाषा परिवार है, जिसका मुख्य भाषा तमिल, तेलुगु, मलयालम और कन्नड़ है। भारतीय आर्य भाषा के विकास के चरण कौन कौन से हैं इसके बाद हम देखेंगे। वैदिक युग से या वैदिक संस्कृति से आधुनिक युग तक की भारतीय भाषाओं तक आने में 4 चरण लगे। इसमें पहला है 1500 ईसा पूर्व से 800 ईसा पूर्व तक वैदिक संस्कृत की भाषा रही है। दूसरा है 800 ईसा पूर्व से 500 ईसा पूर्व तक लौकिक संस्कृत रही है। तीसरा है 500 ईसा पूर्व से 500 ईस्वी तक पाली और प्राकृत भाषा रही है और 500 ईस्वी से 1000 ईस्वी तक अपभ्रंश भाषा की बहुलता रही है। इस प्रकार से भाषा की विशेषताएं, मौखिक लिखित भाषा का महत्व, लिपि और भाषा परिवार के संबंध में हमने जाना। अब इसके बाद हम चलेंगे बोली के बारे में। बोली क्या होती है, किसे कहते हैं? किसी क्षेत्र विशेष में प्रयोग की जाने वाली वह भाषा जो स्थानीय रूप में बोली जाती है उसको बोली कहा जाता है। जैसे भोजपुरी, हरियाणवी, मारवाड़ी, ये सभी बोलियां हैं। हिंदी को बोलियों का क्षेत्रीय आधार पर 5 भागों में बांटा गया है। पहला है पूर्वी हिंदी। पूर्वी हिंदी के अंतर्गत 3 बोलियां आती हैं। वो हैं अवधी, बघेली और छत्तीसगढ़ी। तुलसीदास ने अवधी भाषा में रामचरितमानस की रचना की और मलिक मोहम्मद जैसी ने पद्मावत की रचना की।
दूसरा है पश्चिमी हिंदी। पश्चिमी हिंदी के अंतर्गत 5 बोलियां आती हैं। ये मुख्य हैं ब्रज, हरियाणवी, बुंदेली, कन्नौजी और खड़ी बोली। इसके बाद तीसरे स्थान पर है राजस्थानी। राजस्थानी के अंतर्गत 4 प्रकार की बोलियां होती हैं। वह है मेवाती, मारवाड़ी, हाड़ौती और मेवाड़ी। इसके बाद चौथी बोली है, बिहार को हम लेते हैं चौथी बोली में। उसमें 3 प्रकार की बोलियां हैं, भोजपुरी, मैथिली और मगही। ये 3 प्रकार की बोलियां बिहार में बोली जाती हैं। और 5वीं है पहाड़ी। इसके अंतर्गत भी 3 बोलियां हैं। पहली है गढ़वाली, दूसरी कुमाऊनी और तीसरी मंडियाली, जो कि हिमाचल में बोली जाती हैं। ये हैं बोलियां जो स्थानीय तौर पे बोली जाती हैं। और इसके बाद है उपभाषाएं। कभी कभी प्रश्न पूछता है कि उपभाषाएं क्या होती हैं। तो जब किसी बोली का क्षेत्र बढ़ जाता है, जब किसी बोली का क्षेत्र बढ़ जाता है और वो इतना अधिक बढ़ जाता है कि उसमें साहित्यिक रचना की जाने लगती है, तो इस तरह की जो बोलियां हैं उसको उपभाषा कहा जाता है, जैसे ब्रज और अवधी भाषाएं। आज का पाठ मैं यहीं समाप्त करता हूं। अगले चरण में हम लोग वर्ण और उनके उच्चारण स्थान के बारे में अध्ययन करेंगे। नमस्कार।